नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। क्या राजनीति हो रही है? चिराग पासवान अलग नाराज, जयंत चौधरी का मुंह अलग फूला हुआ। हो क्या रहा है देश में? क्या लोगों को समझ आ गया कि मोदी जी का जो वट वृक्ष था वो अब खत्म हो रहा है? मोदी जी का जो संरक्षण था खत्म हो रहा है। जनता के अंदर लोकप्रियता खत्म हो रही है। पूरी बातचीत करेंगे राजनीति के तमाम बिंदुओं पर दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी के पास। आपसे अनुरोध है कि 4 PM गुजरात को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं केपी मलिक जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है मलिक साहब आपका। बिहार में तो गजब पेच फंस गया। एनडीए में वो जूतम पैजार हो रही है कि पसीने हो गए हैं शाह साहब को, मोदी जी को, गुजरात लॉबी को। चिराग पासवान और मांझी साहब जिस तरह से खुल के विरोध में आ रहे हैं, कविता से कह रहे हैं कि हमें दे दो इतने सीट और रख लो अपनी दुनिया जहान टाइप के। रामधारी सिंह दिनकर की कविता, दे दो हमें 5 ग्राम। अब कविताओं से मांगी जा रही है। एकदम विरोध कर दिया है चिराग पासवान के चाचा ने कि जहां चिराग पासवान के लोग लड़ेंगे हम हराएंगे। चुनाव सिर पर है और एनडीए में इतनी जूतम पैजार, बड़े नेताओं ने कुछ छोड़ दी है एनडीए। इस चुनाव से पहले लोग कहते हैं कि जहाज जब डूब रहा होता है चूहे सबसे पहले भागते हैं। ये भगदड़ क्या कहलाती है? ये भगदड़ क्या संकेत दे रही है कि बिहार में क्या जहाज डूब गया? क्या लगता है आपको? धन्यवाद संजय जी। देखिए, अगर आप बिहार की स्थिति देखें कि पल पल वहां पे समीकरण बदल रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं और महागठबंधन भी इससे अछूता नहीं है। वहां भी सीटों के बंटवारे पे घमासान है। लेकिन यहाँ बात महत्वपूर्ण एनडीए की है, जहां मोदी जी लगातार रेवड़ियां बांट रहे हैं और इलेक्शन का जिस दिन डिक्लेयर हुआ 4 बजे, उस दिन सुबह भी जाके जो है उन्होंने रेवड़ियां बांट दी और उसके बावजूद एनडीए कब्जे में उनके नहीं आ रहा है। अब चाहे वो मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे दूसरे लोग हो, जिस प्रकार सीटों के बंटवारे पे घमासान चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए का अस्तित्व बिहार में खतरे में है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने भी मीटिंग की है और नीतीश कुमार ने भी ये कहा है अपने लोगों को कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतनी है। तो आपको ज्यादा सीटें अगर जीतनी है तो ज्यादा सीटें आपको चाहिए बंटवारे में भी। एक तो ये सवाल खड़ा हो गया। दूसरा ये हो गया है कि काफी पहले से ही चिराग पासवान ने घोषणा कर रखी है कि हमें 45 सीटें चाहिए। अगर उससे कम सीटें हमें मिलेंगी तो हम 100 सीटों पर अलग लड़ेंगे। तो उससे भी कहीं ना कहीं एनडीए डरी हुई है। अब जो दिल्ली में कल मीटिंग हुई थी पासवान के साथ, चिराग पासवान, विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान और अरुण भारती जो इनके जीजा हैं चिराग पासवान के, और उसमें मंगल पांडे भी थे बिहार के, इन लोगों के बीच में जो मीटिंग हुई थी, हमारे सूत्रों ने बताया कि इनकी तरफ से 15 सीटों पे उनको समझाने की कोशिश की है और अब ये 15 से 20 तक पहुंच गए हैं। लेकिन वो 20 पे भी राजी नहीं है। उनकी डिमांड है कि हम 35 से 40 के बीच में लेंगे और इससे नीचे तो हम लेंगे नहीं। 35 से ऊपर ऊपर सीटें वो मांग रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि चिराग पासवान इस बार इनको झटका दे सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि चिराग पासवान फूक फूक का कदम रख रहे हैं और छाछ में भी फूक मार रहे हैं वो। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन में वो गर्म दूध उन्होंने पी लिया था और मुंह जल गया था उनका, जिस तरह से उनके चाचाओं ने किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया था और दूध में से मक्खी की तरह चिराग पासवान को फेंक दिया था। कोठी किस हालात में खाली कराई गई थी वो भी किसी से छुपा नहीं है। और बाद में जब इन्होंने जो है लोकसभा की सीटें जीत ली और अपने आप को इन्होंने एस्टेब्लिश करके भारतीय जनता पार्टी को दिखाया, तो फिर पीछे से हाथ जो है इनके कंधे पर रख लिया और चाचा को धुतकार दिया। अब चाचा भतीजा तो अड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, क्योंकि असर तो कहीं ना कहीं चाचाओं का भी है। वोट तो वो भी काटेंगे। तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं संजय जी बिहार में कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पीके के साथ पींगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आपस में दोनों की चर्चाएं चल रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि चिराग पासवान और पीके दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ना चिराग पासवान को भी लाभदायक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा साथ में लड़ने से है नहीं।
दूसरा, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही सारी चीजें चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पीके है और उसी टीम में चिराग पासवान को मिला दिया जा रहा है। चिराग पासवान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए उसको ब्लैकमेल करें या उस पर दबाव बना सके, क्योंकि अगर वो दबाव बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो हथियारों का जखीरा आप जानते हैं, शाम दाम दंड भेद और तोता मैना भी है उनके पास। तो ऐसे में चिराग पासवान की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलहदा चला जाए, तो मुझे तो उम्मीद कम है। तो इसलिए एक भूमिका बनाई जा रही है ताकि ये इस तरह की भूमिका बना के पीके के साथ जाए और पीके चुनाव मैदान में जाके जो एक माहौल बनाए और नीतीश कुमार का अस्तित्व समाप्त हो और भारतीय जनता पार्टी इनके साथ मिलकर सरकार बनाने की अपनी रणनीति करे। इस तरह की सूचनाएं मुझे बिहार से हैं। जी। लेकिन केपी मलिक साहब, मुझे लगता है कि दांव उल्टा तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि शुरुआत में जब पीके आए, प्रशांत किशोर आए, तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो वही है जो लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा लगवा रहे थे, ये अचानक आके अब मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। लेकिन जब परिस्थितियां दिखी, जिस तरह पीके ने बीजेपी के डिप्टी सीएम और बाकी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं की पोल खोलना शुरू करी, उससे सीन बदला। तो ये क्या प्रशांत किशोर कहीं भस्मासुर तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ऊंची जातियों के जो वोट हैं, जो आमतौर पे बीजेपी को मिलते रहे हैं, अगर वो वोट कन्वर्ट होते हैं प्रशांत किशोर की तरफ, तो नुकसान तो बीजेपी का ही होना है अंततः। आपको नहीं लगता ये? देखिए संजय जी, ये तो चर्चा हमारी कल भी हुई थी और मैंने ही कहा था आपको कि पीके जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक जो सवाल आ रहा है सबसे बड़ा, जिस प्रकार से पीके कह रहे हैं, जब लोग सवाल पूछते हैं, पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आप जो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने एक घटना बताई कि मुझे 11 करोड़ रुपया एक मुश्त मिला है। एक कंपनी ने हमसे सलाह मशवरा देने के लिए कहा और कंपनी अभी बिहार भी नहीं पहुंची है और उन्होंने सलाह मशवरा दे दिया और 11 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ 11 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया और भारतीय जनता पार्टी के जो टूल है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो सोए हुए हैं। अगर यही चीज किसी आरजेडी, कांग्रेस या किसी दूसरे नेता के साथ हो जाती तो अभी तक तो वहां क्रांति चल रही होती। तो ये पीके के साथ क्यों नहीं हो रहा है, पीके को भारतीय जनता पार्टी के टूल क्यों तंग नहीं कर रहे हैं, ये संशय लोगों के दिमाग में है। और इस चीज को देखते हुए लोग ये सवाल करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं भले ही कुछ भी बोले पीके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है। और हमें भी लगता है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं और ये एक डूरा कुश्ती सी लग रही है, तो उसमें हो सकता है कि पीके हो चाहे चिराग पासवान हो, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग जाने की हैसियत या हिम्मत अभी दिखाएंगे। मुझे इस पर थोड़ा संशय है संजय। अच्छा, जब बिहार में पूरी सीन बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक घटना और हो गई बहुत बड़ी, और जिसने दलितों के मन में बड़ा संशय पैदा कर दिया, वो था कि सीजीआई साहब के सामने जूता निकालना, उनके ऊपर फेंकना। और उसके बाद जिस तरह सीजीआई के मीम बने, देश के मुख्य न्यायाधीश के मीम बने कि वो दलित समाज से आते हैं, हांडी डाली गई और एक जूता मारते हुए दिखाया गया, दलितों में ये संदेश साफ चला गया कि अगर कोई पिछड़ा, कोई दलित इस ऊंचाई तक पहुंचता है, तो अभी भी मनुवाद की समस्या कहीं ना कहीं जड़ों में है। इस तरह मीम बनाना, इस तरह सीजीआई पर अपमानजनक बातें कहना। अखिलेश यादव ने तो आज सीधा सीधा बयान भी दे दिया कि ये पीडीए के कोई भी इंसान अगर ऊपर पहुंचा है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, तो उससे लोगों को मिर्ची लग रही है, सम्मान नहीं किया जा सकता। उसके बाद जिस तरह के विपक्ष ने एक माहौल बनाया, बिहार में भी दलितों में संदेश किया कि देखो, एक दलित मुख्य न्यायाधीश बन गया तो उसका इतना अपमान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घोषणा कर दी, 10 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी सीजीआई के अपमान को लेकर। दलितों में एक पहले भी नाराजगी थी, ये डर था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी आ गई तो वो संविधान बदलेगी। ये बात चल रही थी, शायद डिब्बा गोल होने का बहुत बड़ा कारण भी यही था। और ये घटना और उसके बाद सीजीआई की मजाक उड़ाना, जिस व्यक्ति ने सीजीआई को लेकर अपमानजनक, हिंसा वाले वक्तव्य दिए थे भारती जी ने, उन भारतीय को जब जेल में बुलाया गया, थाने में बुलाया गया, तो उसे छुड़ाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आए। बीजेपी के प्रवक्ता साथ साथ निकले भारती के,
तो ये साफ है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी को एक संरक्षण है इस तरह की जो नफरत फैला रहे हैं, वो भी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ। क्या लगता है मलिक साहब के वाकई में भारतीय जनता पार्टी को दलित अच्छे नहीं लगते? उनको लगता नहीं है कि कोई दलित इतना ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया, उसको अपमानित करो, उसको बेइज्जत करो? है क्या इनके मन में? देखिए संजय जी, ये दलित और स्वर्ण की लड़ाई तो है ही, लेकिन मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। आपको ये देखना होगा कि ये सबसे बड़ी संस्था बची हुई है देश में, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। बाकी संस्थाओं पे तो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो दूसरी जितनी तमाम संस्थाएं हैं, उनको इन्होंने ताम-झाम करके कंट्रोल कर लिया है। अब इनका लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने में है। अगर आप देखें, जिस प्रकार से अभी चीफ जस्टिस के साथ व्यवहार हो रहा है, इससे पहले चीफ जस्टिस के यहाँ जाके मोदी जी आरती कर रहे थे। उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर सांसद हैं, उनको आप किसी दूसरे नाम से पुकारते, उन्होंने टिप्पणी की थी कि चीफ जस्टिस देश में खराब माहौल पैदा कर रहे हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं, देश का जो है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह के बयान एक सांसद का देना और उस पर सत्ताधारी दल का कोई भी रिएक्शन ना आना, ना उनका कोई माफी मांगना, ना कोई दूसरा खेद प्रकट करना, जताता है कि कहीं ना कहीं आपसे कहलवाया जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले रही है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के रास्ते में कई बार अड़ के खड़ी हो जाती है, उसको निपटाने के लिए एक हरकत की गई है और लोगों में एक बहस का विषय बना दिया गया है। दूसरी चीज यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर दलित चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह से जूता फेंका गया, इस तरह के मीम बन रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी हो रही है, तो हमारे दलित भाई कहाँ सोए हुए हैं? मायावती जी कौन सी कुंभकर्णी नींद सो रही हैं? वो चंद्रशेखर आजाद कहाँ चले गए हैं? तमाम जो दूसरे सांसद और दूसरे विधायक हैं और तमाम जो सियासी दल हैं पिछड़े और दलितों के, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी हो चाहे संजय सिंह हो, वो आंदोलन कर रहे हैं और वो आवाज उठा रहे हैं। अभी जिस वकील ने इस तरह की ये जूता फेंकने का काम किया था, उसके घर के बाहर जो प्रदर्शन किया वो आम आदमी पार्टी ने किया। तो ये बहुजन समाज पार्टी या जितनी दलितों की पार्टी है, वो कहाँ कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं? वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो ये विचार जो है पिछड़ों और दलितों में भी चल रहा है। हालांकि चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये कृत्य कर रही है, उसका नुकसान चुनाव में होना लगभग तय है, क्योंकि हुआ है पहले भी। जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी अमित शाह ने पार्लियामेंट में की थी, संविधान में बदलाव की बात इन्होंने की थी, तो उस पर नेता तो कुछ बोले नहीं थे अगर आपको याद हो, लेकिन लोगों ने रिएक्शन दिया था और मायावती जैसी कद्दावर नेता को छोड़ के वो दूसरे विपक्षी दल के साथ, समाजवादी जैसी पार्टी के साथ दलित चला गया था, कांग्रेस के साथ दलित चला गया था। तो वही आपको तरीका इस बार आपको बिहार में देखना पड़ेगा कि पूरा दलित और पिछड़ा वो विपक्ष के साथ जाएगा, वो जहां कांग्रेस होगी वहां कांग्रेस के साथ जाएगा और जहां आरजेडी होगी वहां आरजेडी के साथ जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम करेगा, क्योंकि वोटर तो जागरूक है, लेकिन नेता क्यों कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। जी अच्छा मलिक साहब, थोड़ा थोड़ा एनडीए के अंदर विरोध के सुर आपको लग रहा है तेज हो रहे हैं? पिछले दिनों आपके इलाके के चौधरी साहब, जयंत चौधरी ने भी कुछ इस तरह का बयान दी कि मेरे हाथ में अगर होगा तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये जो इस तरह के छोटे छोटे बयान आ रहे हैं, मांझी ने कह दिया, चिराग पासवान ने कह दिया, नायडू साहब भी कभी कभी हैदराबाद से आके थोड़े तेवर दिखा देते हैं, बाद में शायद कोई डील भी हो जाती है, लोग कहते हैं हैदराबाद के लिए, आंध्रा के लिए, तो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे तेवर सामने आ रहे हैं, क्या ये बड़ी क्रांति का रूप ले सकते हैं? बड़ी बात हो सकती है, कुछ नाराज भी हो सकते हैं, क्या लगता है सिर्फ हवा की बातें हैं? नहीं संजय, देखिए इस ये जो निर्णायक भूमिका होगी इन दलों की, वो बिहार चुनाव के परिणामों को देखने के बाद ही होगी। उसमें चाहे आप किसी मांझी की बात करें, चाहे किसी जयंत चौधरी की बात करें, चाहे राजभर की बात करें, चाहे निषाद की बात करें, ये लोग सब निर्णय बिहार के बाद लेंगे। और इनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर इनको अपना अस्तित्व बचाए रखना है और इनको चुनाव में कुछ सीटें जीतनी है, तो भारतीय जनता पार्टी से अलहदा इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है, वो कहीं ना कहीं इनको भी ले डूबेगी।
आप देखेंगे चाहे संजय निषाद हो, चाहे राजभर हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है उनको हटाने की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं कह रही है कि भाई आप पार्टी के खिलाफ कृत्य कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो हम आपको एनडीए से बाहर करते हैं। ऐसा क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोल पा रही? जयंत चौधरी खीर खा रहे हैं दिल्ली में और मलाई खा रहे हैं यूपी में। तो जब तक खीर और मलाई का गठबंधन चल रहा है तो उनको क्या दिक्कत है? बीच बीच में तल्खी भरे बयान देते रहो, और जब मौका आएगा 2027 में, तब देख लेंगे क्या करना है। 2027 में तो अभी समय है, लगभग 1.5 साल बाकी है। तो 1.5 साल तक मलाई खाई जाए, उसके बाद सोचा जाएगा क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके वो सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि अभी भी जितनी सीटें उनकी आई हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, वो उनकी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जाके विधानसभा की सीटें आई हैं। और दूसरा, आज वो अगर राज्यसभा में बैठे हैं और राज्यसभा में जाके वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन के बैठे हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का सहयोग है। तो उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे वो ना विधानसभा जीतने में कामयाब होंगे और ना लोकसभा जीतने में कामयाब होंगे। तो निर्णय तो उनको लेना ही पड़ेगा। तो ये गठबंधन तो एक औपचारिक गठबंधन है और एक तात्कालिक गठबंधन है। ये कोई परमानेंट गठबंधन नहीं है। जी। देखो ठीक है ना, ये कोई परमानेंट गठबंधन नहीं है, और लेकिन इसकी अब ध्रुवीकरण की भूमिका दूसरी और तैयार हो रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर से। आइला मोहम्मद के विवाद के बाद जिस तरह आजम खां को टारगेट किया गया कि आजम खां बसपा में चले जाएंगे, आजम खां कांग्रेस में जा रहे हैं, मायावती के दूध से बात हो गई, इस तरह की तमाम बातें की गई। अखिलेश यादव मिले और आजम का हाथ पकड़ के उनको घर में ले गए कि पत्नी और बेटे भी नहीं आएगा, मुझे अकेले बात करनी है। तो इस पूरे घटनाक्रम से क्या मुसलमानों में क्या संदेश आएगा? वो जो बीजेपी की रणनीति थी, आजम खां को तोड़ दो, परेशान कर दो, इतना ज़्यादा परेशान कर दो, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, लेकिन आजम खां तो टूटे नहीं, वो तो और हमला कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या लग रहा है, राजनीति उत्तर प्रदेश की किधर जाएगी? देखिए संजय जी, मैंने आपके चैनल पे जिस दिन वो रिहा होने वाले थे उसी दिन बता दिया था कि वो कभी भी किसी दल में नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्यों में से हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, वो कुछ भी कहते रहे, आजम खान का अस्तित्व ही समाजवादी पार्टी से है। अगर वो किसी दूसरे दल में जाने की सोचते भी हैं तो उनका खुद ब खुद अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जो बीच बीच में समाचार में लोग चला रहे थे कि अखिलेश के साथ उनकी नाराजगी है, अखिलेश के साथ उनकी दूरियां बढ़ रही हैं, उनकी पत्नी नाराज है, उनके बेटे नाराज है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ आजम खान के सलाह पे ही अखिलेश यादव उचित दूरी बनाए हुए थे, ताकि इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल जो उत्तर प्रदेश में है वो और शिकंजा ना कसे। अगर आप बताइए, आजम खान के कहने से ही तो कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा है। नहीं तो अखिलेश यादव क्यों कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज दें? तो इतनी बड़ी कीमत अगर अखिलेश यादव ने चुकाई है, तो हमें तो उसी समय से पता है कि आजम खान कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी चीजें हैं, बीच बीच में जो भी आवश्यकता पड़ी है, जहां जहां जरूरत पड़ी है, वहां अखिलेश यादव ने बिना हो हल्ला किए आजम खान की मदद की है। लेकिन ये आजम खान की मदद करके वो मीडिया में दिखाना या बाकी उसका ढोल ढिंढोरा पीटना, वो काम उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए बीच में इस तरह की खबरें आई थी और उन खबरों से कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। जो जानकार लोग थे, हम लगातार कहते रहे कि कहीं नहीं जाएंगे, ये वहीं रहेंगे, और आप देखिएगा वही बात आज सच सिद्ध हुई है। तो इसलिए आजम खान का एक अपना रुतबा है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में, और जो मुसलमान दाएं बाएं छिटकने की बात कहीं कर भी रहे थे थोड़े बहुत, वो आने वाले चुनाव में आजम खान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज, चाहे वो जूता फेंकने की घटना हो, चाहे वो दूसरी घटना हो, वो मायावती जैसी नेता को नुकसान करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में हो सकता है, जिस प्रकार से ये सारे कृत्य हो रहे हैं। जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री जी मुंबई में बड़े जोर-शोर से भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है जब हमला हो रहा था, वरना बीजेपी तो घर में घुस के मारती है, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री कहते हैं, वो वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो भला क्या करता।
ऑपरेशन सिंदूर में जितनी भाजपा की फजीयत हुई है, जितनी देश की फजीयत हुई है, कोई पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश, इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं थी। दुनिया के बड़े बड़े देशों को उसने अपने साथ मिला लिया। ट्रम्प साहब उनको दावत खिला रहे हैं, फोटो रिलीज कर रहे हैं। चीन, रूस, टर्की सब उसके साथ खड़े हो गए। भारत की विदेश नीति इतनी खराब थी कि हमारे विदेश मंत्री को चश्मा ठीक करने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं थी। हमारे अजीत डोभाल को पता ही नहीं था अपने ऊपर पिक्चर बनाने के अलावा कि कुछ और भी काम होता है, कि किस तरह से वहां पे एक्टिविटी हो रही है, हमारे पता ही नहीं था। और उस पर भी अपनी पीठ थपथपा लेना, ये कम हिम्मत की बात नहीं है केपी मलिक साहब, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। इतनी गलती, इतने अपमान होने के बावजूद ये कहना कि हमने तो बड़ा किला फतेह कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता होगा प्रधानमंत्री जी के पास? संजय जी, देखिए, ये चाहे आप नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे दूसरे अजीत डोभाल की बात करें, चाहे विदेश मंत्री की बात करें, चाहे अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आप बात करें, ये कुछ भी बोलते हैं और उसके बाद खुद ही कह देते हैं कि ये तो एक जुमला था। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरफ मोदी जी लेके गए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। अगर आप खाली भारतीय जनता पार्टी का ही विश्लेषण करते हैं और एक एक राज्य को आप लेके चलते हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, संघ के कद्दावर नेता थे, सबसे पहले इन्होंने उनको निपटाने का काम किया। और उसके बाद जो अपने डमी लोग थे, पूर्व नौकरशाह थे, दूसरे लोग थे, और जो तीसरे या चौथे नंबर के भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग थे जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, या फिर जो दूसरी पार्टियों से लोग आए थे, ये उनका जमावड़ा बना के सरकार बना के आगे बढ़ रहे थे। आज उनका सबका मामला खुल चुका है। आज कोई भी इनके साथ कुछ करके दिखा नहीं पा रहा है। जो बड़े बड़े दावे हो रहे थे विदेश नीति के, जो ढोल पिट रहे थे, वो सब फेल हो गई। हम बार बार कह रहे हैं, अर्थनीति आपकी ध्वस्त हो गई। रेल नीति बनाई थी आपने कि बहुत बढ़िया रेल देश में चलेगी, रेल का हाल आप जान रहे हैं। हवाई जहाज आपका बिक गया है, आप हवाई जहाज के नाम पे आपके पास कुछ बचा नहीं है। आप तो चप्पल में हवाई यात्रा कराने की बात कर रहे थे। तो जिस प्रकार से देश में चीजें हुई, आप कह रहे थे नोटबंदी करेंगे तो देश में काला धन समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमें चाहे कानून बनाना पड़े, चाहे विदेश जाना पड़े, चाहे किसी को उठा के लाना पड़े, हम सारा काला धन दुनिया में जहां जहां है सब वापस लेके आएंगे और ऐसे ही 15-15 लाख सबको मिल जाएंगे। तो ये तो इन्होंने 16 साल पहले वो बोल दिया था। ये तो आज तक नहीं हुआ। इसमें तो प्रधानमंत्री के कुछ भी बोलने के कोई मायने मेरी नजर में नहीं है। वो कुछ भी बोले, कुछ ना बोले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो बोलने वाले लोग हैं, जिनसे असर हो रहा है, वो मुरली मनोहर जोशी हैं, वो रूडी हैं, वो आर.के. सिंह हैं। वो धीरे धीरे जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोलना शुरू किया है, असली जड़ें हिलाने का काम वो है। मोदी जी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग करेंगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, और मोदी जी जो लोग बोल रहे हैं उनका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जरा सी जरूरत पड़ी थी, आपने देखा था मोदी जी को कि सबसे पीछे वाली चेयर पे आके बैठ गए थे वो। तो मोदी जी का हाल ये है अभी कि जब तक डुगडुगी बज रही है, बजती रहे, और एकाएक डुगडुगी का वो जैसे पर्दा फट जाता है, ऐसे धड़ाम से पर्दा इनका फटने वाला है। क्योंकि आपको ये भी चर्चाएं इस तरह की चल गई हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि कहीं न कहीं संघ और आरएसएस ने संजय जोशी को आगे बढ़ा दिया है। और वो हमने अमित शाह वाली घटना आपसे की थी कि अमित शाह की संजय जोशी की कहीं न कहीं बातचीत चल रही है, क्योंकि मोदी जी ने घोषणा कर दी है। मोदी जी इस बार इसलिए मुंबई की बात कर रहे हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम आरएसएस को शिवसेना भी बना सकते हैं और मोहन भागवत जी को हम उद्धव ठाकरे भी बना सकते हैं। तो इसके मायने क्या है, इस पे थोड़ा आप आकलन कीजिए, गुनाबात कीजिए कि भाई संघ को शिवसेना कैसे बनाया जा सकता है और मोहन भागवत जी को उद्धव ठाकरे कैसे बनाया जा सकता है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की जो गूढ़ भाषा है, इसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे कहीं ना कहीं संघ और संघ की लॉबी और संघ की मानसिकता के विचारधारा के जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में है, वो कहीं ना कहीं गुनाभाग कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा जुमलेबाजी जो है वो बिहार इलेक्शन तक चलेगी और बिहार इलेक्शन के परिणाम तमाम चीजों को बदल कर रख देंगे। और हो सकता है कुछ बिहार चुनाव के पहले भी एक आध घटना ऐसी सुनाई पड़े आपको कि आप जो है आश्चर्यचकित हो जाएं। जी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं है कि चुनाव से पहले क्या-क्या तस्वीर सामने आ जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।